हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप नॉच ट्रेंडिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की, जिसे लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। लिटरेरी टर्म्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसे राइटर्स यूज करते हैं अपनी राइटिंग में डेप्थ, रिदम और मीनिंग ऐड करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, ये लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी होती है, आगे डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँ तो समझाने के लिए ऐसे कहा जा सकता है, एक राइटर ने एक सीधी सी बात करनी है कि एक लड़की बहुत सुंदर है, तो वह कह सकता है शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें वो गहराई नहीं होगी, उसके मन के वो भाव नहीं होंगे जिससे वो बता सके कि वह कितनी सुंदर है। अगर वह कहना चाहता है, उसकी गहराई को बताना चाहता है, तो वह कह सकता है शी इज रोज, शी इज अ रोज, शी इज लाइक अ रोज। तो यहाँ पर उसने उस बात की गहराई को बताया है कि वह कितनी ज्यादा सुंदर है, कि वह एक रोज के जैसी है, एक गुलाब के फूल के जैसी है। अब लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। मेटाफर्स a direct comparison between two unlike things without using the words like or as. For example, she is a rose. मेटाफर्स डायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं दो असामान्य चीजों में। यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक लड़की को कंपेयर किया गया है रोज के साथ। कहा गया है शी इज अ रोज, लड़की को गुलाब के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यहाँ पर कंपैरिजन करते वक्त यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे एक मेटाफर कह सकते हैं। Simile, a comparison using like or as. Example, she is like a rose. Simile एक indirect comparison होता है दो असामान्य चीजों में। यहाँ पर like और as वर्ड का यूज किया जाता है कंपेयर करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक लड़की को गुलाब के साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ पर like वर्ड का यूज हुआ है, तो यह एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर और सिमिली में यही डिफरेंस होता है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। वहां पर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता, यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज होता है। अगर हम कहेंगे शी इज अ रोज तो यह एक मेटाफर बन जाएगा। अगर हम कहेंगे शी इज लाइक अ रोज तो यह एक सिमिली बन जाएगी। Personification, giving human qualities to inanimate objects or abstract ideas. For example, the sun smiled, the leaves are dancing. Personification क्या होती है? जब हम human qualities असाइन कर देते हैं inanimate objects को और abstract ideas को, तो इसे कहा जाता है personification। अगर इसको और आसान भाषा में कहा जाए, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को या आइडियाज को एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटीज असाइन कर देते हैं, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल देखें, क्या सन स्माइल कर सकता है? एक ह्यूमन बीइंग जो है वह स्माइल करता है, तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं सन इज स्माइलिंग, एक जो सूर्य है वह स्माइल कर रहा है, तो हमने एक नॉन लिविंग को ह्यूमन ट्रेट दे दिया स्माइल करने का, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। लीव्स आर डांसिंग, जो पत्ते हैं वे डांस कर रहे हैं। पत्ते डांस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमन जो क्वालिटी है उसको हमने लीव्स को दिया है यहाँ पर कि लीव्स डांस कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं हम लीव्स को, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। पर्सोनिफाई करना कहा जाएगा। लीव्स को हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। हाइपरबोले, exaggerated statements not meant to be taken literally, used for emphasis. Example, my shoes are killing me, this bag weighs a ton. हाइपरबोले क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसको एम्फेसिस, जोर देने के लिए यूज किया जाता है लिटरेचर में। जब किसी चीज को उसकी इंटेंसिटी बतानी हो, उस पर एम्फेसिस डालना हो, जोर डालना हो, किसी बात
को, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज आर किलिंग मी, मेरे जो जूते हैं ये तो मुझे मार ही डालेंगे, मुझे मार रहे हैं ये इस बैग का इतना भार है कि जैसे कि 1000 किलो का हो। ये किसी चीज की गहराई को बताने के लिए बढ़ा चढ़ाकर अगर कहना हो कुछ, तो उसके लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। एलिट्रेशन, the repetition of the same consonant sound at the beginning of words in a phrase or sentence. Example, Sally sells seashells by the seashore. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो S साउंड की रेपिटिशन हुई है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है S, और यहाँ पर अगर हर एक वर्ड में आप देखें इस पूरे सेंटेंस में आपको S साउंड से ही ये शुरू हो रहा है। सैली में S, सेल्स में S, सी शेल्स में अगर आप देखें एस से स्टार्ट हो रहा है, सी शोर ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो रेपिटिशन होना सेम कॉन्सोनेंट साउंड की बिगिनिंग में, उसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, जब हर एक वर्ड की शुरुआत में आपको एस साउंड यहाँ पर मिल रहा है। ये कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता था, डी हो सकता था, एफ हो सकता था। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल साउंड्स हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे साउंड्स हैं, दैट कॉन्सोनेंट्स हैं, उसकी अगर रेपिटिशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे, जब ये बिगिनिंग में होती है रेपिटिशन। एलिट्रेशन के दो और पार्ट्स हैं, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? ये रेपिटिशन होती है वोवल साउंड्स की, ए, ई, आई, ओ, यू। जब इसकी रेपिटिशन होती है मिडल में और एंड में, तो इसको क्या कहा जाता है? ये होता है एसोनेंस। और कॉन्सोनेंस क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये मिडल में या एंड में जब रेपिटिशन होती है तो इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंस। इसमें अभी आप सिर्फ एलिट्रेशन के बारे में ही जान लीजिए, आगे हम एसोनेंस और कॉन्सोनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एलिट्रेशन क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटिशन होना बिगिनिंग में, जैसे कि सैली सेल्स में आपने एग्जांपल देखी है, एस साउंड की रेपिटिशन हो रही है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओनोमेटोपिया, जब वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स, जहां पर वर्ड्स जो हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं उनके साउंड्स के तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैट म्याऊ कहती है, उसका साउंड क्या होता है? म्याऊ। तो हम उसको लिखते भी क्या है? MEOW, म्याऊ। यहाँ पर वर्ड्स और साउंड्स जब सिमिलर हो तो उसे ओनोमेटोपिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंग। सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे कि बज, बीज क्या करती हैं? बज। डॉग्स, वूफ। पिग्स, विंग। स्नेक्स, हिस। पिजन्स, कू। इन सब साउंड्स को हम एज इट इज वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बज को हम क्या करते हैं? बज। हिस को हिस, कू को कू में लिखते हैं। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ओनोमेटोपिया की एग्जांपल्स हैं। अलूजन, a passing reference to a well-known person, place, event or literary work. Example, he has the strength of Hercules. He is a real Gatsby. सरल शब्दों में जब आप किसी बात को सीधे ना कहकर किसी जानी मानी चीज का हवाला देकर कहते हैं तो उसे अलूजन कहते हैं। जानी मानी चीज कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई इवेंट या लिटरेरी वर्क हो सकता है। अगर कोई कहता है ही इज अ रियल गैट्सबी, अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं ही इज अ रियल गैट्सबी, अब गैट्सबी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गैट्सबी एक नोवेल का कैरेक्टर था, द ग्रेट गैट्सबी का, और उसको जाना जाता था ही वॉज एक्स्ट्रावेगेंट एंड मिस्टीरियस। तो ये जो दो क्वालिटीज हैं ये गैट्सबी के साथ जोड़ी जाती हैं। अगर किसी को कहा गया है ही इज अ रियल गैट्सबी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको भी हमने क्या कहा है? वो एक्स्ट्रावेगेंट है, मिस्टीरियस है। यह कहने की बजाय, उसको सीधा यह कहने की बजाय ही इज एक्स्ट्रावेगेंट या मिस्टीरियस, हमने क्या कहा? ही इज अ रियल गैट्सबी। तो असल में हम उसको क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रावेगेंट एंड मिस्टीरियस कह रहे हैं। सीधा कहने की बजाय हमने इनडायरेक्ट गैट्सबी उसको कह दिया। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। Example, active, lazy, cold,
फायर, लविंग हेट। तो ऑक्सीमोरॉन आप इनके कॉम्बिनेशन से ही जान सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, दो ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन जिनका जो मतलब है बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स जब इकट्ठे आते हैं कॉम्बिनेशन में तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर एक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है? लेजी। जब ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, क्योंकि दो ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स है इकट्ठे यूज हुए हैं। कोल्ड, फायर। कोल्ड एक डिफरेंट मीनिंग है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? फायर। तो ये इकट्ठा यूज हुआ, ऑक्सीमोरॉन। लविंग, लव, हेट। लव और हेट ऑपोजिट है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीमोरॉन। जो दो वर्ड्स इकट्ठे यूज हो, दोनों का ऑपोजिट मीनिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरॉन। यूफेमिज्म, a mild expression used in place of a harsh one. Example, saying passed away instead of died. सरल भाषा में बात करें तो तीखी बात को मीठा बनाकर कहने का तरीका होता है यह किसी अप्रिय, कठोर या शर्मनाक बात को सीधे सीधे ना कहकर उसे विनम्र, कोमल या अप्रत्यक्ष शब्दों में कहने की कला है, ताकि वह बात सुनने में कम कष्टदायक लगे। फॉर एग्जाम्पल, यह कहने की बजाय कि वह मर गया, यह कहना ज्यादा सही रहेगा कि वह गुजर गया है। इंग्लिश में डाइड वर्ड जो है उसको यूज करने की बजाय पास्ड अवे अगर वर्ड यूज करें तो इसे ज्यादा सही माना जाता है। फायरिंग, फायरिंग होता है किसी को नौकरी से निकालना। इसकी जगह पर डाउन साइजिंग जो वर्ड है उसे यूज किया जा सकता है छटनी, जिसका मतलब होता है छटनी करना। तो जो बात कष्टदायक लगती है, कष्टदायक हो सकती है सुनने में, उसको कोमल बनाकर, विनम्र बनाकर कहना, इसी को ही यूफेमिज्म कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। एलिट्रेशन, रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन होती है इनिशियल पोजीशन पर तो इसे क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि बिजी, बीज, बस। यहाँ पर जो ब साउंड है, बी साउंड है, वो रिपीट हुआ है हर एक वर्ड में। आप देख सकते हैं बिजी में बी, बीज बी, और बज में भी बी साउंड इनिशियल पोजीशन पर आप देख सकते हैं। शुरुआत में ये ब साउंड यहाँ पर यूज हुआ है। तो जब सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो इनिशियल पोजीशन पर तो इसे क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में आपको काफी एग्जांपल्स इसकी मिलेंगी। जब भी आप लिटरेचर रीड कर रहे होंगे तो आप आसानी से इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एसोनेंस, रेपिटिशन ऑफ वोवल साउंड्स। इंग्लिश में अगर हम बात करें वोवल साउंड्स की तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 अल्फाबेट्स हैं, और इन 5 अल्फाबेट से, वोवल अल्फाबेट से आप 20 साउंड्स जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वोवल साउंड्स। तो ये जो 20 साउंड्स हैं, जहां पर भी इनकी रेपिटिशन होगी इन वोवल साउंड्स की, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसोनेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गो, स्लो, ओवर द रोड। यहाँ पर गो में अगर देखें ओ साउंड है, स्लो में भी ओ साउंड आपको मिलेगा, ओवर में ओ साउंड है, रोड में भी ओ साउंड आपको मिल रहा है। तो ओ साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर ओ क्या है? वोवल है। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन होती तो ये कॉन्सोनेंट्स बन जाता, लेकिन यहाँ पर वोवल साउंड है, वोवल की जो है रेपिटेशन है, तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस? एसोनेंस। गो, स्लो, ओवर द रोड, ओ साउंड रिपीट हुआ है। ओ क्या है? एक वोवल है, और वोवल की जब रेपिटेशन हो तो इसे क्या कहा जाएगा? एसोनेंस कहा जाएगा। कॉन्सोनेंस, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी सेम कॉन्सोनेंट साउंड की तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस कहेंगे। अभी हमने पढ़ा था एसोनेंस, जहां पर के वोवल साउंड्स की रेपिटेशन थी तो वो एसोनेंस था। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्सोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। माइक, लाइक, बाइक। तो यहाँ पर क साउंड जो आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एक कॉन्सोनेंस की एग्जाम्पल है।
Ambiguity, a statement with multiple possible meanings. For example, she went to the bank. अब यहाँ पर ambiguity क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके कि पॉसिबल हो सकते हैं कई सारे मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द बैंक, वह बैंक पे गई. अब यहाँ पर बैंक जो है वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या रिवर साइड, उसको भी हम बैंक कहते हैं. तो वो कहाँ पर गई? बैंक जहाँ पर पैसे वगैरह जमा करते हैं, निकलवाते हैं, वहां पर गई, या किसी रिवर की साइड पर गई जिसको कि बैंक कहा जाता है. तो यहाँ पर जो है एम्बिग्विटी कहा जाता है एक ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस जिसके कई मीनिंग निकलते हो. एनाग्राम, reordering letters to form a new word. Example, listen, silent. एनाग्राम क्या होता है? एक ही वर्ड में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिसन वर्ड दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो LISTEN, इन्हीं लेटर्स को यूज करके हमने नया वर्ड क्या बनाया है? साइलेंट. आप एक बार चेक कर लीजिए, लिसन में जो लेटर्स हैं वही लेटर्स किस में है? साइलेंट में है, लेकिन हमने एक नया वर्ड बना लिया. तो उन्हीं लेटर से किसी जो हमें वर्ड दिया गया है उन्हीं लेटर से एक न्यू वर्ड बना लेने को क्या कहते हैं? एनाग्राम कहते हैं. जैसे किसी पहेली या खेल में भी इसे यूज किया जाता है. आपको कोई लेटर्स दिए गए हों और उन्हीं लेटर्स से आपको एक नया वर्ड बनाने को कहा जाए तो इसे एनाग्राम कहा जाता है. सेम लेटर से न्यू वर्ड बना लेना, इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. रेस, RACE, रेस, इससे हम क्या बना सकते हैं? केयर, CARE. सेम लेटर्स हैं. रेस वर्ड में RACE दिया हुआ था तो हमने इससे न्यू वर्ड क्या बनाया? केयर, CARE, केयर. इसके साथ ही नेक्स्ट एक TEN, 10, आप बना के देखिए, इससे आप क्या वर्ड नया बना सकते हैं? नेट, NET, नेट. तो सेम लेटर्स हैं इसमें भी, लेकिन एक नया वर्ड बन गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एनाग्राम. तो इसके साथ मिलती जुलती कुछ और टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ. रीअरेंजमेंट करना, वर्ड प्ले, ट्रांसपोजिशन, लेटर शफलिंग, तो ये हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इन टर्म्स को. बैलेड, ballad, a narrative poem often set to music, a song or poem that tells a story. For example, John Keats' La Belle Dame Sans Mercy. बैलेड एक ऐसी पोएम होती है, नैरेटिव पोएम, जिसमें कि एक स्टोरी सुनाई जाएगी. बेसिकली एक स्टोरी होती है और जिसको गाया जा सकता है. ब्लैंक वर्ड्स, अनराइम्ड iambic pentameter. एग्जाम्पल, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. ब्लैंक वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं सबसे पहले इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं ब्लैंक वर्ड्स में. यह एक ऐसी पोइट्री की फॉर्म होती है जिसमें कि ये अनराइम्ड होती है. सबसे पहले इसमें आपको कोई भी एंड राइम्स नहीं मिलेंगी. जैसे कि हम यूजुअली कोई पोएम को रीड करते हैं तो लास्ट में हमें लाइन से राइम करती हुई दिखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लास्ट में सेट, बेट, पेट, ऐसे आपको राइम्स करते हुए वर्ड्स मिलेंगे. लेकिन अगर हम ब्लैंक वर्ड्स की बात करें, जो पोएम्स ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती हैं उसकी लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो आपस में राइम नहीं करेंगे. आपको कहीं पे भी कोई भी वर्ड आपस में राइम करता हुआ नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की हम कुछ लाइंस को देखते हैं बिगिनिंग की. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all are woe. अगर आप देखें तो इसमें कोई भी वर्ड जो आपस में राइम नहीं कर रहा एंड में, तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लैंक वर्ड्स की कि ये अनराइम्ड होती है. सेकंड, इसका की फीचर क्या है? इसमें iambic पेंटामीटर आपको मिलता है. पेंटा का मतलब होता है 5 सेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे iambs के. Each line comprises 5 sets of iambs, 1 weak syllable followed by 1 strong. तो इसमें क्या होता है, हर एक लाइन में आपको 5 सेट्स मिलते हैं iambs के. 1 weak syllable followed by 1 strong, जिसमें एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा. और नेक्स्ट इसका है स्ट्रक्चर. इसका की फीचर क्या है? इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है. इसमें आपको स्टैंजा की फॉर्म में नहीं मिलेगा, स्टैंजास नहीं मिलेंगे, इसमें आपको थॉट ग्रुप्स मिलेंगे. तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर मिलता है ब्लैंक वर्ड्स में.
डिडक्टिक लिटरेचर वह होता है जिसमें एंटरटेनमेंट की जगह पर जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो शिक्षा है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको सिखाया जाता है इसमें। अगर हम बच्चों की स्टोरी बुक्स की बात करें, चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, तो इसकी एग्जाम्पल है वह, जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बात करें, वह भी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो शिक्षा देना, एंटरटेनमेंट की जगह पर शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलना जिस लिटरेचर से हमें मिलता है, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिक लिटरेचर। एलिप्सिस, omission of words. An ellipsis, plural ellipsis, is a punctuation mark consisting of three dots, used to indicate the omission of words, phrases, or lines from a text. Example: the road to success is not easy. It requires dedication. एलिप्सिस क्या होता है लिटरेचर में? सबसे पहले तो ये ओमिशन ऑफ वर्ड्स हैं, जिसमें कि कुछ वर्ड्स जो हैं उसको नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जानबूझ के छोड़ा जाता है वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें, एलिप्सिस का जो प्लूरल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, एलिप्सिस SES है और सिंगुलर में क्या है, SIS है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद एलिप्सिस को हम शो कैसे करते हैं लिटरेचर में, कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एलिप्सिस यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस, थ्री डॉट्स, इसकी पहचान क्या होती है? थ्री डॉट्स के साथ वो सेंटेंस जो है एंड होगा, वो वर्ड एंड होगा। तो इससे हम इसको यूज कैसे किया जाता है लिटरेचर में, क्या शो करने के लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हेजिटेशन को शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, आई वॉज थिंकिंग दैट मे बी वी शुड डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट्स। यहाँ पे हेजिटेशन शो हो रही है इस सेंटेंस में, लास्ट में कोई कुछ कहना चाह रहा है अपने मन के भाव को लेकिन कह नहीं पा रहा, वो हेजिटेट कर रहा है। उस हेजिटेशन को शो करना कैसे किया जा सकता है? थ्री डॉट्स, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इंसान बोल नहीं पा रहा आगे वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, सस्पेंस को शो करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डोर क्रीक्ड ओपन एंड देयर स्टूड, आगे क्या? आगे थ्री डॉट्स, डॉट डॉट डॉट। तो जब हमने सस्पेंस शो करना हो कि मैंने डोर को ओपन किया और आगे खड़ा था डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट क्या शो कर रहा है? सस्पेंस शो कर रहा है यहाँ पे। तो एलिप्सिस को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है लिटरेचर में। हेजिटेशन को शो करना हो, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उसको एलिप्सिस से शो कर रहे हैं। सस्पेंस को शो किया जा सकता है एलिप्सिस को यूज करके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी एलिप्सिस की। इसको पहचानना हो लिटरेचर में तो थ्री डॉट्स के साथ आप इसको पहचान सकते हैं। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट क्या होता है? अ लाइन कैरिंग ओवर विदाउट अ पोज, एक के बाद एक लाइन आगे बढ़ते जाना विदाउट अ पोज, उसको क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं। पोएम अगर आप कोई रीड कर रहे हैं उसमें आप कैसे पहचानेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कोमा आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ हर फेस। यहाँ पे आप लास्ट में देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, आगे अशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, अगेन कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोमा नहीं, सेमीकोलन नहीं है। नेक्स्ट, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, अगेन आप चेक करें, कोई कोमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, डॉट डॉट डॉट। आप देखिए 3-4 लाइन्स में आप चेक कर सकते हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं था, सेमीकोलन नहीं है और ना ही आपको कोई कॉमा मिला। तो एक के बाद एक लाइन जो है जब बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा, बिना सेमीकोलन आगे बढ़ती जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजैबमेंट कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एपिक, लॉन्ग पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स। एग्जाम्पल्स, पैराडाइज लॉस्ट। इन इंडियन लिटरेचर, रामायण, महाभारत। एपिक की फीचर्स क्या क्या होती हैं? एपिक पोएम में क्या खास आपको मिलता है? The protagonist is of national or international importance, possessing great strength और supernatural abilities. इसका जो हीरो होता है, इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं उसमें। सबसे पहले तो हीरोइक जो हीरो होगा उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी
और उसकी सेटिंग है वो बहुत वास्ट होती है। द नैरेटिव स्पैन्स मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। तो सेटिंग उसकी है वो लिमिटेड नहीं है छोटे से प्लेस पे, पूरा वर्ल्ड उसमें कवर होता है, यूनिवर्स कवर हो जाता है। और इसके अलावा द स्टोरी ऑफन स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ द एक्शन रादर देन द बिगिनिंग। तो जो स्टोरी है वो मिडल से स्टार्ट होती है, बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होती यहाँ पर। सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, तो इसमें क्या है, गॉड, एंजल्स और डीमंस ये सब भी इसमें इस एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे इसमें, गॉड्स, एंजल्स और डीमंस भी इन्वॉल्व होंगे। फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, रिटन इन अ लॉफ्टी ग्रैंड स्टाइल विद कैटलॉग्स ऑफ हीरोज, शिप्स एंड एपिक सिमिलीज। सटायर, यूजिंग ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटी। The use of humor, irony, sarcasm or ridicule to criticize society or something or someone। हिंदी में सटायर को व्यंग कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, समाज के दुर्गुणों, मूर्खताओं या सामाजिक अन्याय को उजागर करने और उनकी आलोचना करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सटायर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा हुआ एनिमल फार्म, जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा हुआ गलीवर ट्रेवल्स, कैच 22 बाय जोसेफ हेलर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉयल, अ कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर टू हाईलाइट पर्टिकुलर क्वालिटीज। हैमलेट एंड लेयर्टीज, फोर्टिनब्रास। इन हैमलेट, both are children seeking revenge for their father's death, but Laertes and Fortinbras act impulsively, highlighting Hamlet's paralysis and deep contemplation। हिंदी में हम फॉयल को प्रतिरूप कहते हैं, एक ऐसा पात्र, एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी अन्य पात्र, जो कि आमतौर पर नायक ही होता है, कि विपरीत होता है, ताकि उसके विशिष्ट गुणों, मूल्यों या प्रेरणाओं को उजागर किया जा सके। सो एक ऐसा कैरेक्टर जिसे लेखक रखता है अपने रचना में, ताकि जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसके जो गुण है उसको वह उजागर कर सके। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में लेयर्टीज हैमलेट का प्रतिरूप है। हैमलेट की जो गुण है उसे दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए लेयर्टीज जो है फॉयल का काम करता है। इसमें दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। लेयर्टीज तात्कालीन, प्रत्यक्ष और हिंसक है। उसी की जगह हैमलेट विचारशील, संकोची और तर्क संगत है। वह अपने उद्देश्य की न्याय संगतता सुनिश्चित करने के लिए रुकता है, वह सोच विचार करता है और उसकी जगह पर जो लेयर्टीज है तत्कालीन, उसी क्षण, जिस क्षण कुछ हुआ होता है उसी क्षण उस चीज का वह फैसला कर लेता है कि इसे क्या करना है। इमेजरी, descriptive language that appeals to the five senses to create mental pictures. The candy melted in her mouth and swirls of bitter-sweet chocolate and slightly sweet but salty caramel blended together on her tongue. Literature में imagery का use किया जाता है। Imagery में हम descriptive language का use करते हैं। Sight, sound, smell, taste, touch, ये जो 5 सेंसेस हैं इसको अपील किया जाता है इमेजरी के द्वारा। इमेजरी हम जो रीडर्स हैं उसके अंदर मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो है पैदा करती है रीडर्स में। इससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं बहुत कनेक्टेड फील करते हैं टेक्स्ट के साथ, जो वो रीड कर रहे हैं उसके साथ, और ये जो है उस लेसन को, उस टेक्स्ट को मेमोरेबल बना देती हैं, इंगेजिंग बना देती हैं। इमेजरी द्वारा रीडर्स खुद उस चीज को जो है महसूस कर पाते हैं वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। जब वो टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे कि वह उस चीज को खुद से महसूस कर रहे हैं। 5 सेंसेस हैं, ऐसे लग रहा है जैसे खुद से देख रहे हैं उस चीज को, वो पूरी हमारे आंखों के आगे पूरा दृश्य जो है वो बिल्कुल एक लाइव पिक्चर्स हमारे मन में क्रिएट होती हैं। उसका जो साउंड है वो हमारे कानों में गूंजता है, उसकी हम स्मेल ले पाते हैं, उस वक्त टेस्ट कर पाते हैं उस चीज को, ऐसा लगता है कि हमने टच ही कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, खट्टे मीठे आम का स्वाद जीभ पर पानी ला रहा था। तो यहाँ पर इमेजरी क्रिएट की गई है। जब रीडर इस सेंटेंस को रीड करेगा, खट्टे मीठे आम का स्वाद,
जीभ पर पानी ला रहा था। तो शायद कहीं न कहीं जो रीडर है उस स्वाद को महसूस करेगा जब इस टेक्स्ट को रीड करेगा, इस सेंटेंस को रीड करेगा, वो उस चीज़ को खुद से महसूस भी कर रहा होगा साथ में। तो यह चीज़ इमेजरी करती है लिटरेचर में कि जो टेक्स्ट जिसमें इमेजरी यूज़ की जाती है, वहाँ पर जो रीडर है उस चीज़ को खुद से महसूस कर रहा होता है, उस चीज़ को अपनी आँखों के सामने, उस दृश्य को वह ला पा रहा है, उस चीज़ को वो देख भी पा रहा है, उसको महसूस कर पा रहा है, उसका टेस्ट ले पा रहा है। तो ये चीज़ कौन करती है? इमेजरी करती है लिटरेचर में। Sonnet, a 14-line poem typically written in iambic pentameter with a specific rhyme scheme. For example, Sonnet 130 by William Shakespeare, My mistress' eyes are nothing like the sun. Sonnet एक 14 लाइन की पोएम होती है। इसको आयम्बक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें एक जो है स्ट्रिक्ट राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, हमें 3 स्टैंजास मिलते हैं 4-4 लाइन्स के और लास्ट में एक कपलेट मिलता है। इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी, सी डी, ई एफ और जी। पेट्रार्कन सोनेट में आपको ऑक्टेव और सेस्टेट मिल जाता है। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन्स और सेस्टेट क्या होता है? 6 लाइन्स। पहले आपको 8 लाइन्स का स्टैंजा मिल जाएगा एंड देन आपको 6 लाइन्स का एक स्टैंजा मिलेगा। और इसकी राइम स्कीम क्या होएगी? ए बी बी ए और सेस्टेट में सी डी डी। तो ये इसकी जो राइम स्कीम है आपको मिलेगी सेस्टेट में। शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्कन जो सोनेट है इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में आपको 3 स्टैंजास मिलेंगे 4 लाइन्स के एंड देन एक कपलेट मिलेगा। पेट्रार्कन में आपको एक ऑक्टेव एंड सेस्टेट, पहले 8 लाइन्स का स्टैंजा मिलेगा एंड देन 6 लाइन्स आपको मिलेंगी। और इसकी जो राइम स्कीम है मैंने आपको बता दी है।